नमस्कार, मेरा नाम विनय गुप्ता है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बूंदी में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 301 सब्जेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 305 सब्जेक्ट, दोनों में ही वो कॉमन टॉपिक है। ये सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। इसकी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ SCR, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। SCR का पूरा नाम फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो हाई वोल्टेज और हाई करंट रेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। यहाँ पर तीनों ही शब्द महत्वपूर्ण हैं: सिलिकॉन, कंट्रोल्ड और रेक्टिफायर। पहला शब्द जो है सिलिकॉन, ये हमें बताता है कि यह सेमीकंडक्टर अवयव सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के ही उपयोग से बनाया जाता है। दूसरा जो शब्द है कंट्रोल्ड, वो ये बताता है कि इसका ऑपरेशन जो कि मुख्य रूप से रेक्टिफिकेशन का है, रेक्टिफायर ऑपरेशन है, वह एक कंट्रोल्ड ऑपरेशन है। यानी कि हम SCR का उपयोग करके AC का रेक्टिफिकेशन अर्थात उसको द्विध्रुवीय जो तरंग है, जो बाइपोलर वेव है, उसको यूनिपोलर वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ में हम इस रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अब SCR के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, SCR एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, कंपोनेंट है। तो यह P तथा N टाइप अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। यह P तथा N टाइप अर्धचालक सिलिकॉन को डोप करके बनाए जाते हैं। यह 4 लेयर PN अवयव है, अर्थात इसमें 2P और 2N जो लेयर होती हैं, जो अर्धचालक होते हैं, वो एक दूसरे से ऑल्टरनेटिवली जुड़े हुए होते हैं तथा ये 4 लेयर जो अवयव है, इसके 3 टर्मिनल बनते हैं। पहला टर्मिनल एनोड, जो आपको ऊपर ही ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पर यह एनोड है। इसका दूसरा टर्मिनल कैथोड होता है, जो कि यहाँ पर है, तथा एक तीसरा टर्मिनल जो कि आखिरी N लेयर के पास वाली P लेयर पर स्थित होता है। इस प्रकार यह 4 लेयर तथा 3 टर्मिनल कंपोनेंट है। इस अवयव में क्योंकि PN का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमारे पास 3 जंक्शन निकल के आते हैं: जंक्शन J1, जंक्शन J2 तथा जंक्शन J3। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे एक टर्मिनल एनोड है, इसका मतलब यह एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, और एक टर्मिनल कैथोड है जो कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। तो जब हमें PN यानी कि SCR को फॉरवर्ड बायस करना होता है, इसको कंडक्ट कराना होता है, इसमें से धारा का प्रवाह करना होता है, तो हम एक बैटरी या एक स्रोत एनोड तथा कैथोड के बीच में लगाते हैं। इस प्रकार लगाते हैं कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्टेड हो तथा उसका नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्टेड हो। ठीक है। अब ये गेट हमें कनेक्ट करना है या नहीं करना है, अर्थात गेट पर कोई सप्लाई या कोई स्रोत यूज करना है या नहीं करना है, ये हम आगे समझेंगे। क्योंकि गेट जो है, इसके एनोड से कैथोड में कंडक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये इसका SCR का ब्लॉक डायग्राम है। और अगर हम SCR के सिंबल की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया था कि इसका सिंबल समझना बहुत ही आसान है। हमने सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ा है, जो कि PN जंक्शन डायोड होता है। उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, उसमें से एक टर्मिनल इस साइड पे P तथा दूसरी साइड पे N होता है। तो अगर मैं यहाँ गेट वाले टर्मिनल को हटा दूं तो ये बिल्कुल एक डायोड की तरह लगता है। क्यों ये हमने इस प्रकार का सिंबल इसका लिया है, इस अवयव का? क्योंकि ये भी क्या काम करता है,
रेक्टिफिकेशन का काम करता है, और हम जानते हैं कि डायोड भी रेक्टिफिकेशन का काम करता है, इसलिए हमने इसके सिंबल को डायोड से प्रेरित करके उससे उसका उपयोग करके लिया है। और यहाँ पे जो कंट्रोल टर्मिनल है गेट, वो एक अलग से यहाँ पे दर्शाया दिया है। ठीक है, तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है SCR का, और ये सिंबल है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, SCR जो है वो एक पर्टिकुलर अवयव है थायरिस्टर फैमिली का। थायरिस्टर फैमिली के और भी बहुत सारे अवयव हमारे पास हैं जिनको हम उपयोग में लेते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, परंतु जब हम SCR की बात करते हैं तो हम थायरिस्टर और SCR वर्ड को इंटरचेंजेबली, यानी कभी हम SCR वर्ड यूज कर लेते हैं, कभी थायरिस्टर वर्ड यूज कर लेते हैं। ये दोनों ही शब्द अगर कुछ नहीं कहा जाए तो SCR को ही बताते हैं। तो जो हमने अभी तक पढ़ा उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि SCR में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक गेट होता है। इस प्रकार 3 टर्मिनल होते हैं। यह एनोड जो है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है और गेट कंट्रोल टर्मिनल होता है। आगे अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको वैसे तो बता चुका हूँ, इसमें से सिर्फ एक ही पॉइंट है जो हमने डिस्कस नहीं किया है। SCR या थायरिस्टर जो हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं वो बेसिकली एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसके 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड तथा गेट है। 4 लेयर डिवाइस है जो कि PN और PN के ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन से बना है। 3 जंक्शन डिवाइस है, यानी कि जंक्शन J1, जंक्शन J2 और जंक्शन J3, जो कि हर PN कॉम्बिनेशन के बीच में पाए जाते हैं। यह गेट से कंट्रोल किया जाता है इसका ऑपरेशन। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इसको बोथ AC तथा DC दोनों सप्लाई पर उपयोग में लिया जा सकता है। अब कंस्ट्रक्शन क्लियर हो चुका है, तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे यानी कि अभिलाक्षणिक वक्र पर आते हैं। देखिए, जो SCR हमने पढ़ा है उसका अभिलाक्षणिक वक्र कुछ इस प्रकार से होता है। उसको समझने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। देखिए, अभिलाक्षणिक वक्र वोल्टेज तथा धारा का आपस में संबंध को दर्शाता है, और उसके लिए हमें एक सर्किट डायग्राम लेना पड़ेगा, जिस सर्किट डायग्राम को में कनेक्शन करके हम धारा तथा विभव में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि जो हमने अभिलाक्षणिक वक्र प्लॉट किया है उसमें वोल्टेज जो लिया है वो VA लिया है। यह VA वोल्टेज क्या है? यह थायरिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करने पर उसके एनोड तथा कैथोड सिरों के मध्य होने वाला विभव पात है। उसके एनोड तथा कैथोड सिरों के मध्य होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। यह हमारे द्वारा सप्लाई में लगाया गया वोल्टेज नहीं है। यह वोल्टेज उतना ही वोल्टेज है जो इसके सिरों पर ड्रॉप होता है अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग समय पर। ठीक है, अब हम थायरिस्टर या SCR की वर्किंग समझेंगे और वर्किंग के साथ में उसके अभिलाक्षणिक वक्र को समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये बात ध्यान से समझनी पड़ेगी कि वर्किंग में हम करते क्या है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमें SCR को ऑन करना है तो हमें एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल सप्लाई, ये जो बैटरी लगाई है ये वेरिएबल है, इसका मान हम बदल सकते हैं, उसको लगाया है। ऐसा क्यों किया है इसको समझते हैं। अगर हम गेट को ओपन रखते हैं, अर्थात गेट पर हम कोई भी बैटरी या वोल्टेज सोर्स कनेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको डॉट से बताया है, यानी कि अभी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो उस स्थिति में जब हम एनोड तथा कैथोड के बीच में एक बैटरी को लगाएंगे और उसके मान को परिवर्तन करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास 3 जंक्शन है। PN जंक्शन के बीच में J1 बनता है, फिर दूसरे N और P के बीच में जंक्शन J2 बनता है, और फिर वापस P और N के बीच में जंक्शन J3 बनता है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी PN जंक्शन तब फॉरवर्ड बायस होता है जब P टर्मिनल, उसका जो P भाग है वो उच्च विभव पर हो तथा N भाग निम्न विभव पर हो। अगर इस बैटरी का मान मैं 10 वोल्ट के लिए मान लेता हूँ, 10 वोल्ट मान लेता हूँ किसी समय पे, तो इसका तात्पर्य होगा कि एनोड 10 वोल्ट पर है और कैथोड 0 वोल्ट पर है। ठीक है, तो 10 वोल्ट अगर एनोड पर है और कैथोड पर 0 वोल्ट है, इसका मान ये निकला, इसका मतलब ये निकला कि निश्चित रूप से बीच में कहीं वोल्टेज ड्रॉप होता हुआ 10 से 8, 7, 6, 5, 3 और वापस 0 पर पहुंचा होगा।
इसका तात्पर्य है कि एनोड के पास वाला कोई भी टर्मिनल या कोई भी लेयर वो उच्च विभव पर है, और जैसे जैसे हम कैथोड की तरफ बढ़ते हैं तो उसका विभव गिरता जाता है और वो गिरते गिरते कैथोड पर आकर 0 हो जाता है। जैसे ही हम एनोड व कैथोड के बीच में इस प्रकार से बैटरी कनेक्ट करते हैं और उस बैटरी का मान बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से इस तरफ एनोड की तरफ वाले पी टर्मिनल जो है वो उच्च विभव पर होने के कारण ये वाला जंक्शन J1 जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है, परंतु जंक्शन J2 जो है उसमें N उच्च विभव पर होने के कारण और P N की तुलना में निम्न विभव पर होने के कारण जंक्शन J2 रिवर्स बायस होता है, और उसी प्रकार से जंक्शन J3 जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है। मैं दोबारा से बताता हूँ कि जब हम एनोड को बैटरी के उच्च विभव वाले टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इस स्थिति में और हम बैटरी का मान बढ़ाना शुरू करते हैं तो जंक्शन J1 तथा J3 तो फॉरवर्ड बायस में होते हैं, परंतु जंक्शन J2 जो है वह रिवर्स बायस में होता है। इसका मतलब इस स्थिति में धारा का प्रवाह अबाधित रूप से नहीं हो सकता। ये केवल तभी हो सकता है जब या तो जंक्शन J2 समाप्त हो जाए या फिर हम किसी प्रकार से जंक्शन J2 से आवेश वाहकों का प्रवाह संभव कर सकें। उसके लिए हम बैटरी का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जब जंक्शन J2 रिवर्स बायस होता है तब जो हमारे बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, जो हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, वो तो एनोड से कैथोड तक नहीं पहुंच पाते, अर्थात P में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं वो होल्स होते हैं और N में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे आवेश वाहकों का प्रवाह इस प्रकार से होना चाहिए कि धारा का प्रवाह अगर एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है तो इसका मतलब P साइड से जो है होल्स वो कैथोड की तरफ आएंगे और N साइड से जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड की तरफ जाएंगे। परंतु J2 जंक्शन के रिवर्स बायस होने की वजह से यह बहुसंख्यक आवेश वाहक इसमें से प्रवाहित नहीं हो पाते हैं, परंतु इनमें उपस्थित अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो हैं उनके कारण कुछ मान का धारा प्रवाहित हो पाती है J2 के अक्रॉस, और वो अल्प मान की धारा जो है वो यहाँ पे हमने अभिलाक्षणी वक्र में इस वाले भाग में दिखाई है। तो ये वाला जो भाग है ये हमें बताता है कि जब हम विभव के मान को बढ़ाते हैं तो स्रोत के विभव का मान बढ़ाने पर एनोड तथा कैथोड के मध्य वोल्टेज का मान तो तेजी से बढ़ता है, वोल्टेज ड्रॉप तो तेजी से बढ़ता है, विभव पात तो तेजी से बढ़ता है, परंतु धारा का मान उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है। यानी कि वोल्टेज जो है वो तेजी से बढ़ रहा है परंतु धारा जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जंक्शन J2 जो है वो यहाँ पे रिवर्स बायस है। अब अगर हम इस बैटरी के विभव का मान और बढ़ाते हैं तो जंक्शन J2 पर रिवर्स बायस बढ़ने के साथ में उसमें जो अवक्षय परत है, डिप्लीशन लेयर है, वो बढ़ती जाती है और वो बढ़ते बढ़ते N वाले भाग को और P वाले भाग में फैलती जाती है। एक स्थिति में जब हम विभव के मान को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो यह पूरी की पूरी जो N और P भाग है बीच वाला जंक्शन J2 के आसपास वाला वो पूरा का पूरा डिप्लीशन रीजन यानी अवक्षय परत से ढक जाता है, और इन दोनों जो परत हैं N और P परत या जो N और P लेयर है इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ये जिस वोल्टेज के मान पर ऐसा होता है कि जंक्शन J2 पर जो अवक्षय परत है वो N तथा P पूरे में फैल जाती है, उस वोल्टेज को हम ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं, और ये ब्रेक ओवर वोल्टेज हमने यहाँ पर दिखाया है। इस ब्रेक ओवर वोल्टेज पर क्या होगा, आपका जंक्शन J2 समाप्त हो जाएगा और अब एनोड से कैथोड की तरफ आसानी से धारा का प्रवाह हो जाएगा, यानी धारा तीव्र मान की धारा प्रवाहित होगी। जब इस प्रकार से बहुत तीव्र मान की धारा प्रवाहित होगी तो निश्चित रूप से जो एनोड तथा कैथोड के मध्य होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज पर जब J2 जंक्शन पे अवक्षय परत पूरे जंक्शन को समाप्त कर देती है, उस स्थिति में एनोड और कैथोड के मध्य होने वाला वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम हो जाता है और धारा का मान अचानक से बहुत तेजी से बढ़ता है। ये बहुत तेजी से बढ़ने वाली धारा हमारे अवयव को, हमारे SCR को खराब कर सकती है। इसके लिए हम यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस या एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं, ताकि जब वोल्टेज ड्रॉप जो एनोड व कैथोड पे होने वाला था वो कम हो जाए, अचानक से गिर जाए और धारा का मान बहुत तेजी से बढ़े, तो उस समय पे ये रेजिस्टेंस उस
एनोड कैथोड पर होने वाले विभव को अपने ऊपर ले ले और तेज धारा के मान को बहुत ज्यादा या एक लिमिटिंग वैल्यू से, एक सीमांत मान है उससे आगे नहीं बढ़ने दे। इस प्रकार से जब कर्व में जो हमारा अभिलाक्षणिक वक्र है वो शिफ्ट होता है तो ये ब्रेक ओवर से ये जो वोल्ट करंट है ये कहाँ पे पहुंच जाती है, एक मान पे पहुंचती है जिसे हम कहते हैं लैचिंग करंट। ये लैचिंग करंट वह मिनिमम करंट है, वह न्यूनतम धारा है जो ब्रेक ओवर होने के पश्चात या कंडक्शन शुरू होने के समय प्रवाहित होना शुरू होती है और उसके बाद ये मान जो है इससे आगे बढ़ना शुरू होता है। अब अगर आप इस वोल्टेज के मान को कम करें, जो वोल्टेज हमने वेरिएबल वोल्ट बैटरी हमने यहाँ पर लगाई है, अगर इसके मान को हम धीरे धीरे कम करना शुरू करें तो निश्चित रूप से जो एनोड तथा कैथोड के बीच में, यानी कि जो अग्रधारा है, जो हमारी फॉरवर्ड करंट है एनोड तथा कैथोड के बीच में, वो भी धीरे धीरे घटना शुरू होगी। परंतु जब हम वोल्टेज के मान को बहुत कम करेंगे और धारा लैचिंग करंट पे पहुंच जाएगी, उसके बाद भी हमारा थायरिस्टर या एससीआर जो है वो ऑफ नहीं होता है और लगातार यहाँ पे कंडक्शन करता रहता है। वोल्टेज के मान को, बैटरी के मान को, स्रोत के मान को और कम करने पर भी धारा लैचिंग करंट से कम मान पर प्रवाहित होती रहती है, परंतु यह जो हमारा एससीआर है यह ऑफ नहीं होता है। जब हम और ज्यादा इसको वोल्टेज को कम करते हैं तो एक सीमांत मान मिलता है हमें, जिसे होल्डिंग धारा कहते हैं। यह होल्डिंग धारा वह न्यूनतम मान होता है कि अगर हम धारा के मान को एनोड तथा कैथोड के बीच में प्रवाहित होने वाली धारा को मान को होल्डिंग करंट से भी कम कर दें तो उस स्थिति में निश्चित रूप से जो हमारा थायरिस्टर है वह ऑफ हो जाता है। इसका मतलब होल्डिंग करंट वह न्यूनतम मान की धारा है जिसके पश्चात या उससे कम मान पर हमारा थायरिस्टर कंडक्ट या चालन नहीं करेगा और वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। एक बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि हम कभी भी अगर थायरिस्टर को इस प्रकार से फॉरवर्ड बैटरी लगाकर या एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करके साथ में गेट को अगर ओपन रख के इसको कंडक्ट कराने का प्रयास करते हैं, इसमें से धारा का प्रवाहित करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद ही धारा जो है ऑन मान की धारा, जो अग्रधारा है, सिग्निफिकेंट धारा है, वो मिलना शुरू होगी। परंतु ऐसी स्थिति में हम इसके कंडक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जो अग्रचालन मोड है, उसको उपयोग नहीं लेते हैं। इसके बजाय हम गेट पर कोई दूसरी बैटरी लगाकर और इसको ब्रेक और पोटेंशियल से पहले ही ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप गेट पर एक बैटरी लगाते हैं जो इस प्रकार से कनेक्ट होती है कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल गेट पर तथा नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कैथोड पर लगा होता है, और अगर हम कुछ वोल्टेज गेट पर अप्लाई करते हैं तो यह निश्चित रूप से हमारे एनोड तथा कैथोड के मध्य लगाए जाने वाले वोल्टेज और एनोड तथा कैथोड के मध्य होने वाले वोल्टेज ड्रॉप्स के मान को कम कर देता है, और इस कम मान पर ही हमारा जो थायरिस्टर या एससीआर है वह ऑन हो जाता है। और इस स्थिति में इस प्रकार अगर हम गेट के वोल्टेज के मान को बदलते हैं, ये गेट वोल्टेज का मान अगर हम बदलते हैं, मान लो मैंने पहले VG1 वोल्टेज लगाया था और अब मैंने वोल्टेज बढ़ा के VG2 कर दिया गेट पर, तो निश्चित रूप से जो मेरा ऑन होने वाला समय था वो, या ऑन होने वाला वोल्टेज था, वो पहले V1 से घट के कहाँ पे आ जाएगा, V2 पे आ जाएगा, और धारा का मान भी जो है वो IG1 से बढ़ के IG2 हो जाएगा, और जल्द ही मेरा जो थायरिस्टर है वो ऑन हो जाएगा। ये तो हमने डिस्कस किया इसका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में किस प्रकार का अभिलाक्षणिक मिलता है। परंतु अगर हम रिवर्स कंडक्शन की बात करें, इसका मतलब मैं एनोड पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करूं और कैथोड पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करूं, तो ये थायरिस्टर का रिवर्स कंडक्शन मोड कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवर्स कंडक्शन मोड। और इस रिवर्स कंडक्शन मोड में अगर हम अभिलाक्षणिक वक्र को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस स्थिति में जंक्शन J1 तथा J3 तो हो जाएंगे रिवर्स बायस और जंक्शन J2 रहेगा फॉरवर्ड बायस। और अब केवल बहुत ही अल्प मान की, जो कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण धारा प्रवाहित होगी, जिसे कि हम
रिवर्स सैचुरेशन करंट या माइनॉरिटी कैरियर करंट कहते हैं, केवल वही प्रवाहित होगी और उसका मान बहुत ही कम होगा। और अगर हम इस रिवर्स वोल्टेज को जो हमने एनोड तथा कैथोड के बीच में लगाया है, इसके मान को लगातार बढ़ाएंगे तो सारा का सारा वोल्टेज जो है वो एनोड तथा कैथोड के मध्य ड्रॉप होता रहेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और हमारा जो अवयव है वो खराब हो जाएगा, जल जाएगा या बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानने के लिए कि ये जो रिवर्स कंडक्शन मोड में ब्रेकडाउन पोटेंशियल है, यानी कि इसका मान जो है, तो सांख्यिकी रूप से यह मान, अंकीय रूप से यह मान ब्रेक ओवर पोटेंशियल यानी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जहां पर थायरिस्टर ऑन होता है बिना गेट पोटेंशियल लगाए हुए, इन दोनों का मान जो है वो बराबर होता है, परंतु इसका मान धनात्मक होता है और इसका मान ऋणात्मक होता है। तो अगर अंकीय रूप से बात करें तो ब्रेक ओवर पोटेंशियल का मान रिवर्स ब्रेकडाउन पोटेंशियल के मान के बिल्कुल लगभग बराबर होता है। ठीक है, और इस पर भी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ब्रेक ओवर वोल्टेज पर भी अगर हम कंडक्शन कराते हैं तो हम एचसीआर के कंडक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है और इसी प्रकार से ब्रेकडाउन पोटेंशियल पे तो हमारा जो थायरिस्टर है वो जल ही जाएगा। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, अभिलाक्षणिक वक्र है एचसीआर का। और यहाँ पे आपको ये जानने की जरूरत है कि जो हमने पढ़ा उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है टर्म्स हैं जो जिनकी परिभाषाएं पूछी जा सकती है, वो आपके लिए यहाँ पे आती है। उसमें पहली टर्म हमने पढ़ी थी लैचिंग करंट। लैचिंग करंट क्या होती है? वह न्यूनतम धारा जहां पर थायरिस्टर ऑन होते ही ऑन होता है तो प्रवाहित होना शुरू होती है, वो यह लैचिंग करंट होती है। दूसरा हमने पढ़ा होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट वह न्यूनतम धारा है जिसके पश्चात अगर हम वोल्टेज को और कम करते हैं, ठीक है, तो अब धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी और आपका थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पश्च बायस में आरोपित किया गया वह वोल्टेज है, अर्थात कैथोड को धनात्मक टर्मिनल से और एनोड को ऋणात्मक टर्मिनल से कनेक्ट करते हुए जो हम वोल्टेज लगाते हैं उस समय पर एनोड तथा कैथोड के मध्य जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होता है वह रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिस पर आपका एचसीआर समाप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज आप जानते ही हैं जिस पर एचसीआर का कंडक्शन स्टार्ट होता है। और आखिर में हम बात करें गेट करंट की, तो ये वह करंट है जिसे हम गेट पर एक पॉजिटिव बैटरी लगाकर कंडक्ट कराते हैं और इसकी सहायता से हम ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ही एचसीआर को ऑन कर लेते हैं और कंडक्शन करा सकते हैं। धन्यवाद।